पार्टी में मजा आया था लगता है विक्की को बहुत, है ना विक्की? चलिए, 19 I have already covered. 20, admission by a person 90 referred से to होगा by a, okay, I'm sorry, I'm मैम sorry, 19 मैम 19, okay, I'm या sorry. Admission by person, एक ही मिनट, हाँ, admission by person whose position must be proved as against the party to the suit. अब यहां पर थर्ड पार्टी की बात की गई है, ठीक है? समझो, बिना इस सेक्शन में जाते मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? अब विक्की was doing a job for publication, ठीक है? विक्की एक जॉब कर रहा था पब्लिकेशन के लिए, यानी कि वो पब्लिकेशन का काम करता था मेरे कहने पर। मेरे कहने पर, जैसे यहाँ पर विक्की मुझे बोलता है कि मैम आप रहने दो, मैं जूम की मीटिंग शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मेरे कहने पर पब्लिकेशन हो रही है, बिकॉज मैंने उससे कहा है, ठीक है? तो मैंने अब इन्फॉर्म कर दिया सभी को कि आप जो विकी आपको लिंक शेयर करता था, आप वो लिंक पे आप मत जाइए, क्योंकि विक्की ने कोई दूसरा टीचर पकड़ा है, उनकी लिंक शेयर करता है वो, ठीक है? पहले वो मेरी पब्लिकेशन करता था, उसके बाद में उसे कोई और टीचर मिल गया, उसकी पब्लिकेशन करने लगा, ठीक है? तो मैंने सबको बता दिया कि आप उसकी पब्लिकेशन एक्सेप्ट मत करना, वो कोई और टीचर है, वो पढ़ाती है, पता नहीं कौन है बंदी, ठीक है? ऐसे मैंने सबको बता दिया। लेकिन ये सब जानते थे कि विक्की मेरे कहने पर जूम की मीटिंग की पब्लिकेशन शेयर करता था, तो दूसरे सारे बच्चे वो लिंक पर चले गए, ठीक है? ये बात यहाँ पे आई, क्लियर हुआ पब्लिकेशन को लेकर? तो पहले क्योंकि विक्की मेरे लिए काम करता था, इसलिए सारे बच्चे विक्की को जानते थे कि हाँ, मैम का यही है जो जूम पे मीटिंग वगैरह शेयर करता है। और उसके बाद में मैंने सबको बताया था कि मेरी जो मीटिंग है अब उज़मा शेयर करती है, ठीक है? आप उज़मा वाली मीटिंग पे आना, विक्की वाली मीटिंग पे नहीं जाना, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे ये बताई गई है। तो जो भी पार्टी टू द सूट की अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं कि कोई भी पर्सन की समझो कोई लायबिलिटी बनती है, तो मैम एडमिशन के रूपल ज्वाइन थ्रू नहीं पा रहे बनेगी। हैं, उसका क्यों? वेटिंग बता रहा है, हमसे यहाँ पे हम ऐड कर दी तब पर ज्वाइन नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब वो मैं क्या कर सकूं बताओ आप, जी वो मैम। देख लेगी फिर, ठीक है? चलिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब यहाँ पे जो ये इलस्ट्रेशन है ना, ये वही इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको बता दिया। आगे, स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, ठीक है? स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन whose position or a liability. Now what do you mean by liability? यानी कि देखो, पहले आप लोग मुझे पे करते थे ट्यूशन फीस, ठीक है? और मेरी ट्यूशन फीस कौन लेता था? विक्की लेता था। अब विक्की अगर मेरी ट्यूशन फीस लेता है, तो उसके बाद में जो पैसे की बात आती है ना, कि विक्की तो दूसरी टीचर के पास चले गया, पैसे तो मेरे लेता था, लेकिन उसने बिना बताए दूसरे लोगों से भी पैसे लिए, हाँ, ये जानते हुए कि मैम ने, वैसे मैं डाइवर्ट हो चुका हूँ, अब मेरे को वो पैसा लेने की कोई भी ये नहीं है, पर फिर भी उसने क्या किया, दूसरे लोगों से पैसा लिया। अब मैंने दूसरों को बोला, उन्होंने कहा हमने तो विक्की को दिया, हम तो विक्की को, हम आपने कहा था विक्की को देने के लिए, हमने तो वही किया। तो विक्की ने नहीं बताया था कि मैम की क्लास छोड़ के मैं दूसरी क्लास ज्वाइन कर चुका हूँ, और मैम की जो ट्यूशन फीस है वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं किसी और क्लास में चले गया हूँ, ठीक है? धोखेबाज। अब देखो कैसे, यहाँ पर जो भी पर्सन लायबिलिटी को लेकर यहाँ पे जो बोला गया है, अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट, यानी किसी केस में ये पार्टी है, किसमें? सूट में। यानी कि सूट आया तो सिविल का नाम समझ में आता है, आया यहाँ पे? तो इट वुड बी रेलेवेंट
अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन। अब पहले इसकी पोजीशन क्या थी, मेरे क्लास का होल एंड सोल, इसकी ये पोजीशन थी। और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम। ठीक है, मैं जाके सूट फाइल करूंगी कि विक्की मेरे क्लास का स्टूडेंट ही नहीं है, मेरे क्लास के स्टूडेंट से पैसे आते हैं इसने, वो पैसे मुझे दिए जाए, है ना। तो यहां पर दे आर मेड द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाइज सच पोजीशन और अ सब्जेक्ट टू सच लाइबिलिटी। उसकी पोजीशन तब थी, वो क्लास का मेन था, इसीलिए वो फीस लेता था। अब उसकी पोजीशन नहीं थी। ठीक है, देखो, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ठीक है, विक्की अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर पीयू, यानी कि मैं। ठीक है, पीयू सूज विक्की, अब मैं इसके ऊपर केस लगाऊंगी। ठीक है, फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज, विक्की क्या करता है, डिनाई करता है कि दैट द रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, कि ऐसा कोई रेंट नहीं था जो ड्यू था, पेंडिंग था सी से बी तक। ठीक है, यानी कि यहां पर जो सी है वो उज्मा है। ठीक है, उसके बाद में जो स्टेटमेंट उज्मा ने यहां पे कही, द स्टेटमेंट बाय उज्मा दैट ही ओव्ड, he owed, किसका रेंट, पीयूष रेंट, is an admission, is an admission and are relevant, sorry ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरी, relevant the fact against Vicky if Vicky denies that Uzma did owe the rent to me। ठीक है, विक्की अगर डिनाई करता है कि नहीं भाई ऐसा कोई रेंट नहीं था, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, तो मैम ये यहाँ एडमिशन। पे जो ओनर है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पे सू कर रहा है। यस, क्योंकि विक्की मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ना, क्योंकि क्लास में मैं अगर मेरे बिहाफ पे ये सारा फीस ले रहा है, मेरे बिहाफ पे पब्लिकेशन कर रहा है, मेरे बिहाफ पे रेंट वसूल रहा है, तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ना, ही इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग मी, दिस इज ऑल। This section is based upon the principle when the right or a liability of a party or a proceedings are based on the liability of a third person, the statement given by the third person shall be admissible। यानी कि उसमें अगर स्टेटमेंट दे देती है कि हाँ भाई इसने वो किया है, पब्लिकेशन का जो भी पैसा, रेंट, जो भी ट्यूशन फीस आता था, इसने दूसरे स्टूडेंट से लेके चोरी किया है या ले लिया है, तो वो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ 20 क्या बोलता है, 20 ये बोलता है एडमिशन बाय पर्सन expressly referred to by party to a suit, vicarious liability is called as vicarious liability। यहां पे मैं आपको बताती हूं क्या है। देखो, हमारा जो हमारा है, समझो एक सेल्समैन है। ठीक है, हमारा कोई सेल्समैन अगर हमारे बिहाफ पर एडमिशन देता है तो वो लाइबल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आप किसी होलसेल बिजनेस के शॉप पे गए। ठीक है, मालिक को कहा आपने कि आपको इतना इतना चीजें चाहिए, साबुन की टिकिया बोलूं, जो भी आप बोलो, हाँ, आपको इतना डजन ऑफ सोप्स चाहिए, साबुन की टिकिया होती है ना। अब मालिक ने कहा कि मैं तो होलसेलर हूं, मेरा जो बंदा है वो आपको ये सारे सोप्स दिखाएगा, हैं जी। अब सारे सोप्स लेने के बाद में अगर वो जो मेरा बंदा है, मेरी दुकान का लड़का, उसने अगर कह दिया कि अरे ये तो ऐसा है, ये इतने का है, ये वैसा है, और उसको मान के ही सामने वाले बंदे ने अगर वो ले लिया, तो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एजेंट। ठीक है, क्योंकि गलती मेरे शॉप के बंदे की थी, 400 रुपए की चीज 200 रुपए में कह दिया। अब 200 रुपए जो है सामने वाला बंदा रेडी हो
कौन खाएगा? जो ओनर होगा। लायबिलिटी आ जाती है, जहां पर वाइकरेस लाभ आ जाती है तो प्रिंसिपल हाँ, यस और नो? यस मैम। और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरे भी बोला जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 20 इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरे, REFRY। ठीक है, ठीक है। इसमें हीराचंद कोठारी का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये एक बार पढ़ लेना। रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये एक केस है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के बारे में आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो दिस इज ओनली सेक्शन नंबर 20। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 21, proof of admission against the person making them by or on their behalf। अब ये जो है ना बहुत खतरनाक सीन है, इसको मजाक में मत लेना। एडमिशन हमेशा मेकर के अगेंस्ट वर्क करेगा। सेक्शन नंबर 21 बोलता है कि जो एडमिशन है वो हमेशा मेकर के अगेंस्ट ही वर्क करेगा। इतना आपको 21 में दिमाग में फीड कर लीजिए। आगे इसके 3 एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसके 3 एक्सेप्शंस है। एक मिनट। हाँ, इसके 3 एक्सेप्शंस है। एडमिशन कैसा भी हो, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके अगेंस्ट में हो, वो प्रूव किया जा सकता है अगर आपके अगेंस्ट में हो। ऑब्वियसली देखो, एडमिशन जो होता है ना वो 90% आपके अगेंस्ट में ही होता है। एग्जाम्पल, आपने किसी फ्रेंड के सामने कुछ ऐसी बात बता दी जो उसने आकर कोर्ट में उस चीज की एडमिशन दे दी। ठीक है, ठीक है। कोर्ट में समझो, कोर्ट के अगर आप कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी ऐसी चीज लेके आते हो तो एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी फ्रेंड के सामने अपन कैजुअली बहुत सारी बातें बोल नहीं देते हैं, बोलते हैं ना। तो वो कैजुअल एडमिशन होता है जो आप अपने फ्रेंड्स के सामने करते हो। हम मस्ती मस्ती में बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं, है ना। जो ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर अपन ऐसी बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि आपने ऐसी कोई एडमिशन अपने फ्रेंड के सामने किया है जो आपके फेवर में वर्क करती है, जो ये बोलता है कि मेरी लायबिलिटी बनती है, वो एडमिशन है। अपने फेवर में यूज कर सकते हो आप उस एडमिशन को। कभी कभी क्या होता है पता है आपको, खुद का किया हुआ एडमिशन अपने अगेंस्ट चला जाता है क्योंकि उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। सामने वाली पार्टी जो होती है ना, जो एडमिशन, देखो आप विटनेस को क्यों बुलाते हो? अपने चीजों को एडमिट कराने के लिए, अपनी चीजों को प्रूफ कराने के लिए आप विटनेसेस को लेते हो। क्योंकि आप विटनेस को लोगे तो वो अगर एडमिट करता है कोई चीज तो आपके फेवर में आ जाएगी। आप अगर कोई ऐसी चीज बोल देते हो जो इनफैक्ट आपके फेवर में है लेकिन आपके फेवर में वो वर्क नहीं करेगी जब तक सामने वाला आपको उस चीज को लेकर आपको फेवर नहीं करता, आपके फेवर में एडमिशन नहीं देता। ठीक है, आपका ऐसा एडमिशन जो आपके फेवर में वर्क कर रहा है तो वो आपको प्रूव करना होगा। तो दिस इज सेक्शन नंबर 21। यस मैम। और अगर हम नेगेटिव एडमिशन देते हैं, मतलब जैसे कि हम अपना प्लीड गिल्टी जैसे कर लिए, तो उस जगह हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमने
आपने प्लीड गिल्टी कर दिया, द स्टोरी इज ओवर फॉर यू, द गेम इज ऑफ। Yes, आपको ma'am. कन्विक्शन हो जाएगी सीधी सीधी। सीधा सीधा Yes, प्लीड ma'am. गिल्टी का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट हैज सपोज्ड टू गिव यू द कन्विक्शन। Why would court keep quiet when you yourself is stating on the oath on the box, sir, I plead guilty? If you plead guilty, that means you are guilty of the offense committed by you. यस मैम, लेकिन अगर हम नहीं बोलते कि हमने नहीं किया ये काम, तो जब तक कोई हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा कोई विटनेस, तब तक उसको वो नहीं माना जाएगा एडमिशन। नहीं माना जाएगा। इसीलिए तो आपको ये सारी कथा बताई मैंने सेक्शन 21 की, है ना? समझा सेक्शन नंबर 21 विक्की? आप सभी को समझा? बलवीर Yes, आपको? यस मैम, यस मैम, चलिए समझ में आ रही सेक्शन है। नंबर, इलस्ट्रेशन तो हमारी उज़मा मैडम मना करती है पढ़ाने के लिए, बोलती है मैम हम खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, हम क्या मैम करें? बोरिंग लगता है इलस्ट्रेशन हमें, इसलिए। ऐसा नहीं होता ना बेटा, एग्जाम में इलस्ट्रेशंस तो आने हैं। चलो कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 20 कितना आएगा अपना? 21 हो गया ना? 22 होगा मैम अब। 22 मिनट। हाँ चलिए, इसमें कुछ यहाँ नोट्स दिए हुए सेक्शन हैं। नंबर 22 ये 21 ओरल में notes। एडमिशन की बात करता है। सेक्शन नंबर 22 जो है ये ओरल एडमिशन की बात करता है। ओरल एडमिशन को लेकर हमने ओरल ट्रांसफर को लेकर किधर पढ़ा है क्या? यस मैम। कौन से सेक्शन में? मैम कौन से एक्ट में? ओरल ट्रांसफर, मैम ये इस पे पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। सेक्शन नंबर याद नहीं। 9 मैम, सेक्शन मैम 9। 9 है सेक्शन नंबर। 9 मैम। मैम मैं तो 12 बजे तक पढ़ूंगी, है ना? ऐसा बेटा ऐसे पढ़ना, है ना? मेरा मुंह काला करोगी ऐसे पढ़ के। सेक्शन नंबर 22, when oral admission as to the contents of documents are relevant. I'm sorry मैं कुछ ज्यादा बोल गई, पर मुझे थोड़ा इरिटेट हुआ ये बात पे। I'm sorry। मैम कोई बात नहीं है, बोल सकती है, चलेगा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें बोलना, पर मुझे हर्ट होता है। ठीक है, चलिए। When oral admission as to the contents of the document are relevant. Oral admission as to the contents of the document are not relevant unless and until the party proposing to prove them suppose he is entitled to give secondary evidence. हम secondary evidence को जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस पे आएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में बोलूं तो ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, लेकिन इसके दो कंडीशंस हैं। जब उस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी एविडेंस लेना होता है। सेकेंडरी एविडेंस होता है डुप्लीकेट। ओरिजिनल जो होता है उसे प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस के सपोर्ट में हमें 65B का सर्टिफिकेट सपोर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव करने के लिए दैट डॉक्यूमेंट के साथ में सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं देते हो, आपका डॉक्यूमेंट तो दूर की बात है, एडमिशन तो आप सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, जहां उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल नहीं है तभी आप सेकेंडरी एविडेंस देते हो, है ना? तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को प्रूव करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन नंबर 22 को बोला जाता है बेस्ट एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस इज ऑल्सो बेस्ट एविडेंस। वैसे तो देखो प्राइमरी तो आपका केस ही प्रूव कर देगा, लेकिन सेकेंडरी भी तो चाहिए। कभी कभी हम जो क्या बोलते हैं प्रिंट आउट्स होते हैं, मेल के ये रहते हैं, तो उसको कैसे प्रूव कराओगे? थ्रू 65B ही प्रूव करेंगे, है ना? तो ये रूल जो है इसको बेस्ट एविडेंस कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रूल है
ये गोल्डन रूल का एक्सेप्शन है। सेक्शन नंबर 22 is an exception of golden rules under Indian Evidence Act. ठीक है, इसको बेस्ट एविडेंस कहा जाता है, ये एक्सेप्शन है, इसमें सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई है। सेकेंडरी एविडेंस को अपन 65 में पढ़ेंगे, लेकिन 65B का जो सर्टिफिकेट होता है कोई भी सेकेंडरी एविडेंस को प्रूव करने के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज सेक्शन नंबर 22। नाउ 22A, when oral admission as to the contents of the electronic records are relevant। अब oral admission, आप इस डॉक्यूमेंट को पहचानते हैं? हाँ, आपके प्रिंट आउट से आपने अपने कंप्यूटर से निकाला था? हाँ, निकाला था ना। ये आपका प्रिंट आउट है क्या? ये आपका पेपर है क्या? तो यहाँ पे जेन्युइननेस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रेज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। ठीक है, उस पे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अगर आप प्रिंट आउट भी निकालते हो, कोई मेल का प्रिंट आउट निकालोगे तो उसके ऊपर सब कुछ रहेगा। बट व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर क्वेश्चन, जहां पर जो कंटेंट्स है यानी कि उस मेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर वो इन क्वेश्चन है, उसके ऊपर सवाल है, तो जो अदर एविडेंस लायबल होगा उसे लिया जाएगा। इन केस ओरल स्टेटमेंट may be taken in evidence, ओरली अपन स्टेटमेंट भी ले सकते हैं कि ये जो मेल है आपने भेजा था, कब भेजा था, किस समय भेजा था, आपने इस मेल के जो कंटेंट्स है ये सही है, इज दैट ट्रू कि आपने इसको ये लिख के भेजा था? जी हाँ। तो वो ओरल एडमिशन की बात है, कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि देखो जहां पर ओरल एडमिशन की बात की जा रही है तो उसके कंटेंट्स तो होंगे ना, अगर कंटेंट्स होंगे तो ही तो एडमिशन होगी। समझा? समझा? सेक्शन नंबर 22। अगर मैं Yes, आपको ma'am. बताऊं तो इंफॉर्मेशन, आई थिंक 2000 एक्ट, ये है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, Information Technology Act 2000 amendments. 2000 है ना? यस, बिफोर दैट ओनली मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी प्रिज्यूम किया जाए वो जेन्युइन होते हैं, पर अगर कंटेंट्स को प्रूव करना है तो आपको ओरल एविडेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट सेक्शन, एडमिशन इन सिविल केसेस। प्रज्ञम तो चला गया, अब अपनी एडमिशन, मैम सिविल केस में ही एडमिशन कैसे होगी? सिविल केस को लगता है क्या एडमिशन? यहाँ लगता है ना, जरा देखिए अपने आंखों से। ठीक है, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड, अगर की बात की गई है, अगर either upon express condition that evidence of it is to be not to be given under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that the evidence of it should not be given। यहां पर इसको plea of privilege कहा जाता है। This section is also called as plea of privilege। सिविल केसेस में आपको प्रिविलेज देती हूं मैं कि सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रेलेवेंट। नो एडमिशन इज रेलेवेंट का मतलब है अगर इफ इट इज मेड, अगर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन पे कि जो एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर जहां पर कोर्ट इन्फर कर सकता है, बीच में आ सकता है पार्टीज के कि हाँ ठीक है, अगर आप एविडेंस नहीं देना चाहते तो ठीक है। ठीक है, इस सेक्शन में nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney। अब ये बैरिस्टर क्या वकील होता है, क्या बैरिस्टर जज होता है? यहाँ पर कोई मुझे बताएगा? मैम जो फॉरेन से लॉ की पढ़ाई करके आते हैं उसको बैरिस्टर कहते हैं। जी मैम। Okay, for giving any evidence of any matter which he may be compelled जैसे to मैं give महात्मा गांधी। evidence under section, हाँ, महात्मा गांधी is the very good example as a barrister, though he is a vakil, though he is a pleader, though he is attorney, but still he is a barrister। When a person makes an admission with the condition that it shall not be given in evidence, then it is said an admission। जब कोई बंदा ऐसी कोई एडमिशन कोई कंडीशन के साथ में करता है कि वो एविडेंस में नहीं ली जाए, तो वो तो एडमिशन ही बोला जाएगा विदाउट प्रिजुडाइस, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एविडेंस। अगर अब हम इस बात को समझें, अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो क्लियर कट ये बात यहाँ पे बोलता है कि जब कोई पर्सन किसी कंडीशन के साथ में एडमिशन देता है,
इसको लेकर प्लीज मेरी खातिर एक केस पढ़ लेना, H.G. नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 343। ठीक है, अब देखो सुनो, यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर स्वीकृत करता है कि ऐसा स्वीकृति का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा, या न्यायालय यह अनुमान लगा सके, यानी कि द कोर्ट कैन कम टू द कंक्लूजन कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गया थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। See, you know, somewhere where you don't want to say, but still it becomes an admission. तो here it is a point of relevancy. ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। जी मैम। यानी कि जब कोई पर्सन कभी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन के ऊपर कोई एविडेंस देता है, तो वो एडमिशन अगर बिना किसी वजह से जो कि एविडेंस में यूज किया जाए, देखो एक रूल बताती हूँ मैं यहाँ पे, द रूल ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एडमिशन बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, द पार्टी प्रपोजिंग एन एग्रीमेंट may append a note to that effect in the letter or notice, it shall be without any prejudice। देखो अगर हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो कोर्ट के सामने अगर अपन कोई ऐसा लेटर रख देते कि देखो इसने मुझे कॉम्प्रोमाइज दे दिया था, इसका कॉम्प्रोमाइज करने का मन बना चुका था, तो दैट इज विदाउट द प्रेजुडिस टू द पार्टी, यानी उसको कोई ये नहीं है। अगर मुझे अपनी बात एडमिट करवानी है तो थ्रू लेटर भी मैं कराऊंगी कि देखिए इन्होंने मुझे लेटर भेजा था, ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे। तो अब अगर वो पलटते हैं तो अलग बात है, पलटने के बाद भी उसे एडमिशन के रूप में लिया जाएगा। Got it? अरे मैं खत्म कर चुकी हूँ यार, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा मुझे। जी यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. चलिए, आई होप आपको समझ आया। क्लास एंड करते हैं।